नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। बिहार में अब एनडीए की सरकार बन चुकी है और सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है कि जो गंगा बिहार से होकर बंगाल में बहती है तो अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। तो मेरे साथ है सचिन। तो सचिन जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, तो बंगाल को लेकर भाजपा वालों की तैयारी क्या है? किन तैयारी के साथ, किन रणनीति के साथ, किस राजनीति के तहत उतर रहे हैं मैदान में? निखिल, बंगाल को लेकर बीजेपी पिछले 10 सालों से मेहनत कर रही है पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए। क्योंकि ये तैयारी अभी से नहीं है, बिहार चुनाव के बाद तो जो बयानबाजी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। जितने कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं भाजपा के, वह बंगाल को लेकर ही दिख रहे हैं। अब बंगाल में ये सीन ये है कि पहले 10 साल से बीजेपी मेहनत इस यूं कर पा रही है। जो पिछला 2016 का यदि चुनाव की बात करें, उसमें भाजपा को विधानसभा चुनाव में केवल 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। उसके बाद 5 साल तक जमीनी लेवल पर कार्यकर्ताओं ने काम किया। इसका नतीजा ये रहा कि 2021 में भाजपा ने बम्पर वापसी की और वोटिंग परसेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी 77 सीटें लाने में कामयाब हो गई। हालांकि इस दौरान ममता बनर्जी का भी सीट शेयर बढ़ा। जिन्होंने 2016 में 121 सीटों पे फिनिश किया था, वे 147 सीटें लेकर आई थी। क्योंकि जो मुकाबला जो था कांटे का था, लेफ्ट की ही सीटें इन दोनों पार्टियों ने काटी। इस बार जो मुकाबला है वो डायरेक्ट फेस टू फेस रहने वाला है। अब बिहार की कंपैरिजन में बंगाल की बात करें तो बीजेपी के जो कोर कार्यकर्ता है, वह सभी ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला केवल हिंदू और मुस्लिम का रहे। ये भी हो सकता है। जैसा हमने बिहार में देखा, बिहार में जातीय समीकरण अधिक चलता है, लेकिन बंगाल में इसके विपरीत डायरेक्ट धार्मिक समीकरण ही चलेगा। क्योंकि पहली बार में पिछले यदि ममता बनर्जी के रिकॉर्ड देखें तो 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है। उनकी सरकार आई, उससे पहले लेफ्ट का जो था जंगल राज चल रहा था। एक प्रकार से लेफ्ट के जंगल राज के खिलाफ ममता बनर्जी के आंदोलन रहे और आंदोलन से ही प्रभावित होकर जनता ने उन्हें चुना। लेकिन ममता बनर्जी का भी पिछले 5 साल का यदि रिकॉर्ड देखें तो विकासीय नीतियां बहुत कम रही है। इसके विपरीत हिंसा ने पूरे बंगाल को जला कर रख दिया। पिछले चुनाव के बाद भी हमने देखा था कि किस तरीके की हिंसा बंगाल में हुई थी और अधिक से अधिक वहां पर यदि जो भी दंगे वगैरह हुए, उसमें हिंदू जानहानि ही ज्यादा हुई। तो बीजेपी के लिए ये एक परफेक्ट टाइमिंग है बंगाल में अपना झंडा गाड़ने की। क्योंकि बीजेपी अक्सर सिर्फ और सिर्फ इसी नैरेटिव पर मेन तौर पर यही काम करती है। अभी भी आप देखो तो भाजपा के कई जो छोटे नेता हैं, वह डायरेक्ट ये भी बयान देते हैं कि हम मुसलमानों को टिकट ही नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमान हमें वोट ही नहीं देते। और ममता बनर्जी पिछले चुनाव में भी ये चीज कह चुके हैं कि सारे मुस्लिम मिलकर सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दें। यानी कि इस बार के बंगाल चुनाव मतलब विकासीय मुद्दों पर तो किस तरीके से जाएंगे, लेकिन धार्मिक मुद्दों पर रहेंगे। और जब ये बात आ जाएगी, तब बीजेपी को ही कहीं ना कहीं फायदा होता दिखेगा। क्योंकि हिंदू ज्यादा ही है, हिंदू बहुल इलाके ज्यादा ही है और उन्हें पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था। अरे, तो मेरा ये मानना है कि जैसे कोई भी इलेक्शन होता है कभी भी, तो बीजेपी के लिए आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल होता जी है। बिल्कुल। काफी ज्यादा न्यूज चैनलों में हमें ये भी देखने को मिलता है कि आरएसएस ने इतनी सभाएं की, पर वो कभी पता नहीं चलता कि उसने कैसे की और कहाँ पर की। तो बंगाल को लेकर आरएसएस का क्या रोल है? आरएसएस की एकदम ये सही सवाल किया आपने। आरएसएस की निखिल, हम व्यूअर्स को भी बता दें कि आरएसएस के साथ बीजेपी का जो तालमेल बन रहा है, जो जोड़ी जैसे ही क्रीज पर आती है, मतलब नॉट आउट इनिंग खेलते हैं। यदि क्रिकेट की भाषा में हम इसको एक्सप्लेन करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये थोड़ा-सा मामला समीकरण गड़बड़ाया था। कहीं न कहीं आरएसएस के साथ बीजेपी का तालमेल खराब हुआ नड्डा था साहब और ने बयान भी दिया था और बीच बीच में। और नतीजा भी बीजेपी के कहीं न कहीं खिलाफ ही आया था। उसके बाद एक मीटिंग होती है, प्रयागराज में ये मीटिंग होती है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत और कई बड़े-बड़े जो भी जो हैंडलर है वो आते हैं और सीएम योगी इस मीटिंग का नेतृत्व करते हैं। हालाँकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से दूर रहे। उस मीटिंग के बाद जितने चुनाव हुए हैं देश में, जितने विधानसभा चुनाव हैं, सब में एकदम बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी ने जीत दर्ज की है और हर चुनाव में आरएसएस का एक अहम फैक्टर माना गया है। चाहे वह हरियाणा चुनाव हो, चाहे दिल्ली चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, कश्मीर में भी आप देखिए जहां बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, वहीं पर भी 28 से 29 सीटों के करीब बीजेपी लेकर आ रही है। और बंगाल की बात करें तो पिछले, जैसा मैं पहले से ही कह रहा हूं, पिछले 10 साल से आरएसएस ग्राउंड लेवल पर चल रही है। कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक करने में आरएसएस कामयाब हो रही है। अब बंगाल का हिंदू, मुझे लगता है आरएसएस की मेहनत कहो या कैसे भी कहो, हिंदू जाग चुका है
और वह ये समझ चुका है कि हमें विकासशील चीजों पर ध्यान देना है, सांप्रदायिकता से हमें उभरना है। और ये ऐसा तभी हो पाएगा जब हर तरीके की शांति उस क्षेत्र में आएगी। इसके अलावा मेरा एक और सवाल है कि आपने जैसे 2-3 बार बोला कि सांप्रदायिक शब्द यूज किया, हिंदू मुस्लिम शब्द यूज किया, तो बंगाल के अंदर किस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जाता है? बंगाल क्या के उसमें राजनीति में कैसे रूल आ जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है? तो राजनीति का तो ऐसा है कि यदि कभी-कभी सोर्सेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई सारे डाटाज़ भी ये कहते हैं कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो मुस्लिम हैं, वो भी माइग्रेट होकर बंगाल में ही शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा कई बार ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा है, कई सारे कार्यकर्ता उनको शरण देते हैं। शरण देने के बाद वे वोटिंग को प्रभावित करते हैं। हो सकता है उनकी वोटिंग नहीं है, लेकिन वे वोटिंग को प्रभावित करते हैं। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि एक गाँव में एक भाजपा कार्यकर्ता को चुनाव के नतीजों के बाद मार दिया गया। हत्या हो गई और बड़ा आरोप भी ऐसा लगा। और यदि हम आंकड़ों की बात करें तो उस 2021 के नतीजों के बाद इतने दंगे हुए जिनमें कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए और ये सारे हिंदू ही थे, मुस्लिम का एक भी नुकसान है। तो ये कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव अपने आप ममता बनर्जी की ही पार्टी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। ये मैं ऐसे समझता हूँ। तो आपने जैसे ये तमाम मतलब नैरेटिव दिए, और इसके बाद मेरा एक छोटा-सा सवाल ये है आपसे कि आने वाले दिनों में भाजपा जो है वो बंगाल के अंदर क्या-क्या स्टेप ले सकती है अपने आप को बेहतर करने के लिए? बीजेपी अभी से ही सबसे पहले तो मोर्चे पे लग जाए। हुँ। क्योंकि जैसा हमने बीजेपी का रणनीति देखी है, वो सामान्य तरीके से प्रचार नहीं करती। शुरू में जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख आती है, उसके बाद भाजपा अपने अपने आप को पीछे रखती है। पहले दूसरी पार्टियाँ क्या स्ट्रैटेजी कर रही है, किसको अनाउंस कर रही है, कौन किसको टिकट दे रही है, ये सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद भाजपा अपना अपना तुरुप केक के निकालने शुरू करती है। तो बीजेपी मैं मानता हूँ कि जो रणनीति की तरफ से जो स्ट्रैटेजी होती है, वो एकदम भाजपा बेस्ट वो रखती है और इस बार बंगाल उनके लिए सबसे बढ़िया मंच है। क्योंकि शुरू से हमने देखा नरेंद्र मोदी की जब सरकार नहीं आई थी 2014 में, उससे पहले भी भाजपा इसी तरीके के कुछ नैरेटिव पर ही अपने चुनावी मुद्दे जैसे मान लो जो कद्दावर नेता होते हैं वो डायरेक्ट नाम नहीं लेते। लेकिन हम किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी का अंदाजा लगाने के लिए उसके जो छोटे नेता होते हैं, उनके बयानों को एनालिसिस करते हैं। अब छोटे नेता तो किस तरीके के देते हैं वो सारे सोशल मीडिया पर रहते ही है। तो कहीं न कहीं भाजपा बंगाल में सेंध लगाएगी और पश्चिम बंगाल के नतीजों को पलटने की कोशिश करेगी। और जैसा वहाँ पर माहौल बन रहा है जैसे जिस तरीके से वे हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब हो रहे हैं, तो हो सकता है कि 2026 में ममता बनर्जी अपनी कुर्सी से हाथ धोएँ। तो ये थी हमारे साथी सचिन जी की राय बंगाल को लेकर कि बंगाल में किस तरीके से बीजेपी आने वाले समय में रणनीति बना सकती है, किस तरीके से बंगाल को जीतने की कोशिश कर सकती है, और पिछले 10 साल में उन्होंने कैसी मेहनत की है और आरएसएस की भी क्या भूमिका हो सकती है। बाकी आपकी इन जानकारियों पर क्या राय थी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।